हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है ना क्लास 12 के फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट फर्स्ट चैप्टर जो है ना स्टार्ट कर चुके हैं। उसका आज हम आपके लिए दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दूसरा लेक्चर है। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप YouTube पे जाइए और टाइप कीजिए ग्लांस क्लासेस बाय प्रभास पांडे। आपको जो है ना इलेक्ट्रोस्टेट का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मिलेगा। आप उससे पढ़िए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस क्या है। हम लोग देख रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज में और मास में क्या डिफरेंस है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। देखिए तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मतलब क्या हुआ कि भाई आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, आज हम लोग जो है ना इसको थोड़ा समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं क्या, चार्ज लिख रहे हैं, और इधर मास लिख रहे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं हम उसके लिए फिर से बोल रहे हैं कि द्रव्यमान एवं आवेश में अंतर, इसको हम लोग बोलते हैं आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। ये क्या है, द्रव्यमान है। अच्छा देखिए, आप लोग अभी देख रहे थे ना, हम लोग जब ये पिछला क्लास, आपको शायद अगर पिछला लेक्चर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, अगर नहीं है तो उसको देखिए। हम बताए थे कि जो आवेश है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है। आप इसको कैसे लिखे, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जबकि अगर हम मास की बात करें तो इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज, ये हमेशा जो है क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं ये जीरो हो सकता है सॉरी, नहीं ये जीरो हो सकता है और नहीं नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि आपके पास कुछ भी हो, कोई कितना ही पतला आदमी क्यों ना हो, कोई कुछ भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। तो मास ना तो नेगेटिव होगा और नहीं क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आ रही समझ। और देखिए हम बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। क्या हुआ इसका मतलब कि ऐसा नहीं है ना कि एक कूलम्ब का कोई चार्ज, अगर मान लीजिए हम ऐसा बोले कि एक कूलम्ब का अभी कोई आवेश जो है ना वो ऐसे दौड़ रहा है 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड से। हम बोल रहे हैं इसी एक कूलम्ब वाले चार्ज को आप जो है ना दौड़ा दीजिए कितना से, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। इसके चार्ज में, इस पार्टिकल का जो चार्ज है 1 कूलम्ब, वो कभी नहीं बदलेगा। जबकि मास के साथ ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ने लगेगा तो उसका मास जो है ना भी बढ़ने लगेगा। ये कौन बताए थे, तो आइंस्टीन बताए। आइंस्टीन बताए कि अगर आप किसी चार्ज का जो है ना, अगर किसी पार्टिकल को स्पीड में अगर उसका वेलोसिटी बढ़ाते जाइएगा तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक थ्योरी। ये क्या दिए थे, देखिए तो m बराबर m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² डिवाइडेड बाय c²। देखिए तो जहां इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है मूविंग मास, ये है मूविंग मास।
मतलब आप जब रुके हुए हैं उस समय नहीं, जब आप दौड़ रहे हैं ना, जब आप चल रहे हैं उस समय आपका मास क्या है? ये क्या है? ये रेस्ट मास है। रेस्ट मास, जब कोई पिंड जो है विराम में है उस समय उसका द्रव्यमान कितना है। और ये क्या है? तो जब कोई, ये आपका, इसको सी, इस सी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या है? तो प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको पता होगा ये कितना होता है? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये तो उस जिस पिंड का आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं उस पिंड का वेग, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोलिए या ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। तो होता क्या है कि हम लोग जब नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं, आप कितना स्पीड से बेसी चल पाइएगा? हमको बताइए कितना स्पीड से चलते हैं? 20 मीटर पर सेकंड बहुत हो गया। आप जो है 100 किलोमीटर पर आवर ऐसे जाते हैं, जो इसके तुलना में बहुत कम हो जाता है ना, इसके तुलना में क्या होता है, सी के रिस्पेक्ट में भी जो है ना लगभग जो है बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम, मतलब लगभग जीरो। तो देखिए, तो इस तरह में क्या हो जाएगा, बी बाई सी का मान अगर जीरो हो गया तो ये मान 1 हो जाएगा ना, मतलब जो मूविंग मास होता है वो रेस्ट मास के बराबर हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ सकता है ना। जब आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे फिर मैग्नेटिज्म में, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, उस समय क्या होगा कि इस चार्ज पार्टिकल का जब मास बढ़ेगा ना, वेलोसिटी बढ़ेगी ना, तो मास भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है ना मास क्या होता है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जबकि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, तो तीसरा हम पॉइंट क्या लिखे? तीसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं कि जब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, हम बोल रहे हैं कि यहां पे वो आवेश Q1 है और एक आवेश जो है वो Q2 है। इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मतलब क्या हो कि दो आवेश के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। दो आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होगा, वो आकर्षण का भी हो सकता है, नहीं तो प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है। तो फोर्स इस दोनों के बीच में, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हम फिर से बोल रहे हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जबकि दो मास के बीच में, अगर यहां हम M1 लिख रहे हैं और यहां M2 लिख रहे हैं, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मतलब क्या होगा कि दो मास के बीच में हमेशा आकर्षण वाला ही बल लगेगा, प्रतिकर्षण वाला कोई जो बल नहीं लगेगा। लेकिन चार्ज के बीच में जो बल लगेगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, आकर्षण वाला भी हो सकता है और प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है। इतना बात आपको समझ में आई या नहीं? और देखिए एक बार कि इसका दो आवेश के बीच में जो, अच्छा ये हम आगे बताएंगे आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इस दोनों के बीच में जो बल लगता है ना, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी जो दो रेस्ट में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहां जो दो मास के बीच में बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये बात क्लियर है आपको? चार्ज और मास में ये सारा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर एक सवाल करते हैं, ठीक है। एक सवाल हम आपको देते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। आगे हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ। देखिए तो यहां से आपको क्या पता चला? एक चीज और देखिए, हम बोल रहे हैं कि भाई जो चार्ज होगा ना वो टू टाइप्स का होगा। यहां हम बोल रहे हैं कि इतना करने के बाद हमको पता चला कि जो चार्ज होता है ना वो दो तरह का होता है। जो चार्ज का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपके पास कितना चार्ज अवेलेबल है? तो दो तरह का। एगो को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, ये धनात्मक आवेश।
और दूसरा को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको हम लोग नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर लाइक चार्ज है, एक ही यहां चार्ज है, देखिए तो हम बोल रहे हैं नेगेटिव और नेगेटिव, ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाएगा। कैसा? रिपल्सिव फोर्स। क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, दूर फेंकेगा, बोलेगा भाई तू मेरे नजदीक मत आना। तो लाइक चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपने से दूर भेजेगा कि भाई हमसे दूर जाओ। बात आ रही समझ में? ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपने से दूर भेजेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हो जाए, अनलाइक चार्जेस attracts each other। मतलब देखिए हमने बोल, अगर हम यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लें और दूसरा पॉजिटिव चार्ज लें, तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स मतलब क्या हुआ, आकर्षण वाला बल, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोलेगा भाई आ जाओ मेरी तरफ, दोनों पॉजिटिव बोलेगा दूर जाओ, दोनों नेगेटिव दूर जाओ। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बोले भाई मेरे पास आओ, वो क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी ओर। बात आ रही समझ में कि लाइक चार्जेस क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पूरा फ्रेम में दिख रहा है आपको, इधर जो लिखे हैं, चलिए दिख रहा है, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़े, मिटा दें इसको, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और हिंदी में हम जो बोलते हैं ना उसको आप रिपीट करते हैं, लिखते जाइए। आप जो है कॉपी पेन उठा के बैठिए, लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जो भी हम बता रहे हैं, जो सवाल करवा रहे हैं, वो सारा सवाल आप अपने नोट्स में डालिए, तब जो है ना आपका फिजिक्स अच्छा होगा। सॉरी, आई होप जो है ना आपका फिजिक्स नहीं, फिर आपसे जो है ना एग्जाम भी निकलेंगे, नीट होगा, जी होगा, सारा होगा आपसे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। और हम फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं, मेरा ऑफलाइन बैच जो है ग्लांस क्लासेस में, ऑफलाइन बैच ग्लांस क्लासेस में जो है ना जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। तो अभी जो है ना एडमिशन चालू है, आप आइए ग्लांस क्लासेस में और एडमिशन लीजिए, अगर आपको हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो। नहीं तो ऑनलाइन तो है, पढ़ते रहिए फिर हम सेटिंग ना। और कोई दिक्कत, जिसको हम जो है ना ऑफलाइन पढ़ना हो वो आइए मेरे पास। इसकी गारंटी मेरी है कि आपका जो है ना फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। ग्लांस क्लासेस में जो है ना ये सारी चीज आपको बताया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। चलिए फिर एक सवाल देखते हैं। देखिए तो, इफ ए बॉडी गिव्स आउट, if a body gives out 10 to the power 9 electrons, 10 to the power 9 electrons every second, how much time required, how much time required to get a total charge,
a total charge of 1 coulomb, a total charge of 1 coulomb from it। देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक सवाल है क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी है जिससे कि ना 1 सेकेंड में जो है ना प्रति सेकेंड कि ना 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर निकल रहा है। फिर से बोल रहे एक बॉडी है जिससे जो है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में बाहर हो रहा है। आप हमको यह बताइए कि 1 कूलम आवेश को वहां से बाहर होने में कितना टाइम लगेगा। कि 1 कूलम अगर आवेश आपको यहां से निकालना है तो आपको जो है ना टोटल कितना टाइम लगेगा, हमको ये बता दीजिए। आप अगर मेरा पहला वीडियो देखे हैं उसमें हम बताएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बताइए अगर किसी बॉडी से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो रहे हैं तो उससे कितना आवेश बाहर हो रहा है, ये तो पहले निकाल लीजिए कि भाई 1 सेकेंड में अगर यहां से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो रहे हैं, रिवील हो रहे हैं, तो उस बॉडी से कितना आवेश बाहर निकल रहा है। और हम आपको जो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, रिलैक्स होकर पढ़ाएंगे, आपका एक एक सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपका जो बेसिक पता है बच्चों का अगर बेसिक सही नहीं होता है ना तो फिर उसको बड़े बड़े सवाल करने में जो है ना प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपका सारा बेसिक कंसेप्ट जो है ना क्लियर करेंगे। जो छोटा छोटा चीज है उसको हम बताएंगे। जब आप छोटा चीज समझ जाइएगा ना फिर बड़ा चीज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो पहले आप चार्ज निकालिए। तो आपको पता होगा भाई टोटल चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्वांटाइजेशन चार्ज में हम बताए थे Q बराबर क्या होता है M × E, यही ना कि टोटल चार्ज मल्टीपल इंटीग्रल्स होते हैं किसके, तो एलिमेंट्री चार्ज का। हम फिर से बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट्री चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये मल्टीपल इंटीग्रल है। तो कितना n का मान दिया हुआ है तो बोलेंगे 10⁻9 दिया है। अब इलेक्ट्रॉन से कितना आवेश बाहर हो रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर कीजिएगा तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश बाहर हो जाएगा। तो देखिए तो इसका मतलब पर सेकेंड उस ऑब्जेक्ट से 1.6 × 10⁻10 कूलम का आवेश जो है ना बाहर हो रहा है। ये बात आ रही समझ में ना, ये कितना आवेश हो गया, ये पर सेकेंड इतना आवेश उससे जो है ना बाहर हो रहा है। आपको कितना आवेश बाहर करना है, 1 कूलम का। आपको जो है ना मतलब क्या हो गया कि 1.6 × 10⁻10 कूलम 1 सेकेंड में बाहर हो रहा है। नहीं तो बताइए 1 कूलम अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा कि 1/1.6 × 10⁻10। ठीक है, इसको ऊपर ले जाए कितना हो जाएगा, तो 10/16 × 10 सेकेंड में इसको काट दीजिए, 5 काटिएगा 8 बार में ना मतलब इसको अगर काटिएगा तो कितना आ जाएगा, और 48 ना 6.25 × 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9 सेकेंड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। इतना ही आएगा ना, कैलकुलेशन देख लीजिए 0.6 अच्छा 48 2 हो गया ना। अच्छा टेबल आता है कि नहीं आता है आप लोगों को, चलिए आता होगा ठीक ना। इसको छापिए, नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कूलम्स लॉ, COULOMBS, कूलम्स लॉ मतलब क्या हुआ, कूलम्ब का नियम। देखिए तो कूलम्ब का नियम इतना अभी तक जो हम लोग पढ़े ना, अभी तक जो भी हम लोग पढ़े उससे इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया था। या तो जो फिजिक्स वाले थे अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन के बारे में खोजिए, प्रोटॉन के बारे में, सबके बारे में खोज लिए, उनको यह पता चला कि जब चार्ज सिमिलर हो, चार्ज जब सिमिलर हो, हम अभी बात लिखे थे ना कि जो सिमिलर चार्ज होंगे, जो लाइक चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई तो बताइए हमको, क्या हम बोल रहे हैं कि आप किसी को पकड़ के खींच के अपने तरफ कीजिए, तो कौन सा ऐसा जो है ना फिजिकल क्वांटिटी होगा, कौन सी ऐसी भौतिक राशि होगी? अगर आपको भौतिक राशि नहीं समझ में आता है तो हम जो है ना ग्राफ का एक लेक्चर डाले, बहुत पहले ही डाले थे। आप जो है ना यूट्यूब पे जाइए और लिखिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे, या इस जो ग्लांस क्लासेस उसमें प्लेलिस्ट है ना, आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो है ना सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जो है ना ग्राफ का लेक्चर देखिए, आपको भौतिक राशि समझ में आएगी। तो भाई ये चार्ज को, ये दो चार्ज तो था यहां, हम बोल रहे हैं कि यहाँ Q1 है और यहाँ पे Q2 है। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये दोनों चार्ज जो है ना सेम नेचर का है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा F, नहीं ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, बोलेगा भाई भागो इधर, ये इसको रिपेल करेगा, भाई तुम भागो इधर, नहीं क्या? मतलब एक पर दो के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स लगाइए तो इसको धकेल ही नहीं सकता ना। अगर आपको पुश और पुल करना है, अगर आपको धक्का देना है या किसी चीज को खींचना है, तो अब बिना फोर्स का कर सकते हैं क्या? तो कोई भी आवेश जो है ना दूसरे आवेश को कितना बल से, कितना फोर्स से अपनी ओर खींचेगा या कितना फोर्स से उसको दूर धकेलेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ये भाई कूलम बताए हमको। कूलम जो चचा थे वो जो है ना यही नियम लेकर के आए कि भाई तुम लोग इतना सीख गए हो कि भाई अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, कितना से अट्रैक्ट करेगा या कितना से रिपेल करेगा। तो कूलम चचा आए, बोले भाई हम आपको एक डेरिवेशन देंगे जो बताएगा कि इन दोनों के बीच में जो है ना कितना अट्रैक्टिव फोर्स और कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या होगा, तो 2 पर 1 द्वारा लगने वाला फोर्स। यही बात है ना कि इस 2 पर 1 द्वारा कितना फोर्स लगेगा, इतना बात आपको। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इसका एक और नाम क्या, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस का क्या नियम। चलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गई ना कि भाई दो आवेश को जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इतना बात है। तो देखिए तो ये क्या हमको बोले कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए तो दिस लॉ, ये कूलम का नियम हम लिख रहे हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट the force of attraction, the force of attraction or repulsion, the force of attraction। अब देखिए अगर अट्रैक्शन है इसका मतलब क्या है, ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का है, तभी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसका मतलब तुम्हारा आपका क्या हो गया कि भाई दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अभी ये सारा चीज आपको जो है ना क्लियर करने वाले हैं। ये बहुत स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये जो स्टेटमेंट है ना इसको मैं बड़ी बहुत वजह से आपको समझाने वाला है। क्यों? आपको ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस
मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ऐसे लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, टू द डिस्टेंस बिटवीन, टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। बात आ रही समझ में? ये क्या बोले कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। उस दोनों के बीच में जो, अगर आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप जो है ना, हम जो अभी बोले, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो है ना आपको ग्राफ का लेक्चर मिलेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ होगा, आप समझिए बढ़िया से कि क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए तो पहला पॉइंट हम अभी आपको समझा रहे हैं, और क्या है कि देखिए तो कि दिस फोर्स, ये पॉइंट आपको एकदम समझना बहुत जरूरी, ये भी लिखना है इसके नीचे, इसके नीचे आपको क्या लिखना है उसके बाद कि दिस फोर्स act along the line, this force act along the line joining the center of this force act along the line joining the center of two charges। ये दोनों चार्ज की आप बात कर रहे हैं, समझिए इस बात को। सबसे पहले हम क्या बोले कि यह लॉ हमें यह बताता है कि दो स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रुका हुआ। अगर कोई ऐसा नहीं, आपको क्या बोलना है कि अगर कोई दो पिंड, अब समझिए इस बात को, हम बोल रहे हैं कि ये क्यू और ये क्यू जब दोनों रुका हुआ है तभी आप ये वाला नियम लगा सकते हैं। पहली बात, ये दोनों क्या होना चाहिए, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में होना चाहिए। चार्जेस किस में होना चाहिए, रेस्ट में। यहां लिखिए टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, मतलब क्या हो, दोनों चार्ज किस में हो, रेस्ट में हो। जब ये आपका रेस्ट में, ये रेस्ट में, तब आप जो है ना इस लॉ को लगाइए, तब ये बात वैलिड होगा। नहीं तो मान हम बोल रहे हैं कि ये अगर मोशन में है और ये भी मोशन में है, तब इस लॉ को हम लोग नहीं लगा सकते हैं अगर मोशन में है तो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई ये वो रुका हुआ है, ये रेस्ट में है और ये मोशन में है, तब हम इस लॉ को लगा सकते हैं। तब ये लॉ वैलिड हो सकता है कि एक चार्ज रेस्ट में हो और दूसरा चार्ज मोशन में हो, और जब दोनों रेस्ट में हो तब लगा सकते हैं, दोनों मोशन में हो नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम ये बात लिखे हैं कि दोनों स्टेशनरी होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो पॉइंट चार्जेस का। देखिए तो कि पॉइंट चार्ज क्या है। अगर हम बात करें आपको कि अगर ये पॉइंट चार्ज, तो ऐसा नहीं है ना कि आप बोलिएगा कि ये वो पॉइंट है, ऐसा ये कोई चार्ज थोड़ी होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर जिस ऑब्जेक्ट पे आप चार्ज दिए हैं, हम बोल रहे हैं कि यहां मान लीजिए आप जो है ना, हम यहां कोई स्फीयर, इस पे हम लोग चार्ज दिए क्यों, और यहां स्फीयर, इस पे चार्ज दिए क्यों। अगर इस स्फीयर का, अगर इस गोला का रेडियस, इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना,
उसके तुलना में तनी हो, बड़ी कम हो, मान लीजिए दोनों के बीच में दूरी 1 किलोमीटर है और इसका जो है ना स्फीयर सेंटीमीटर में है, मीटर में है, समझ रहे हैं ना, तब हम लोग इसको पॉइंट चार्जेस ट्रीट कर सकते हैं। ये एक रिलेटिव टर्म है। पॉइंट चार्ज करने का ये मतलब नहीं है कि ये पॉइंट चार्ज, इस पर आप चार्ज कैसे दीजिएगा? तो कोई ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट का दोनों के बीच में जो दूरी है ना, उसके तुलना में इसका जो है ना जो शेप होगा वो तनी होगा। हम अगर आपको बोले कि भाई इनफाइनाइट, आप लोग बहुत फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इनफाइनाइट की बात होती है, तो क्या एकदम पूरा लंबा तार? ऐसा नहीं है। अच्छा बताइए हमको एक बात, अभी हम क्या करें, थोड़ा सा चीटी है तो थोड़ा सा उसको उठा करके बोर्ड पे रख दें, तो ये बोर्ड उसके लिए, इस बोर्ड के लिए वो चीटी पॉइंट चार्ज नहीं है क्या? तभी वो है। तो बोर्ड बहुत बड़ा है और उसके तुलना में उस चीटी का साइज एकदम तनी है, तो हम बोलेंगे इस बोर्ड के तुलना में वो चीटी कैसा है? पॉइंट चार्ज है, अगर आप उसमें पॉइंट दे दिए हैं तो। बात समझ में आ रही है कि इस बोर्ड के तुलना में अगर उसका साइज बहुत छोटा हो, बेचारा पॉइंट चार्ज है, और क्या। बात क्लियर है? और देखिए एक बात, ये दोनों आपको समझना है, स्टेशनरी क्या है और पॉइंट चार्ज क्या है। अब हम देखिए तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि उस दोनों के बीच में जो बल लगेगा ना, तो ये दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली रेखा होगी जो सेंटर से जाएगी उसी के अलोंग होगा। ऐसा नहीं कि ये फोर्स ऐसे लगना स्टार्ट होगा F21, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक चार्ज यहां है और दूसरा चार्ज यहां है तो फोर्स इधर लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लगेगा हमेशा क्या, तो ये वो लाइन खींचिए जो उसके सेंटर से जाए उसी के अलोंग फोर्स लगेगा। देखिए तो उसी अलोंग मतलब क्या होता है? उसी के तरफ, नहीं ऐसा हो रहा है ना। तो कूलम्ब्स लॉ को आप बहुत अच्छा से समझिए, ये डेफिनेशन जो अभी हम डेरिवेशन भी करेंगे। इतना बात आपको समझ में आई? और इसमें हम लोग जितना चीज लिखे हैं सारा चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमको ये बताइए कि आपको फोर्स इधर लगाना है, ऐसा नहीं इधर लगा दीजिएगा, ये फोर्स नहीं लग सकता है। आपको किधर फोर्स लगाना है? तो दोनों जो लाइन उसके सेंटर से होके जा रही है ना, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। बात क्लियर है? अब चलिए हम आपको समझा रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। चलिए आप लोग इसको छाप लीजिए फटाक से, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। देखिए तो हम क्या बोले कि भाई दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यहां आपका Q1 है और यहां क्या है? Q2 है। ये दोनों का, अगर हम दोनों का नेचर सेम हम बोले रिपल्सिव है भाई, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा F12, मतलब क्या हुआ कि एक पर 2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, इस 1 चार्ज पे 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स, यहां हम लिख रहे हैं F21, मतलब क्या हुआ कि इस दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। तो ये अगर हम बात करें तो देखिए, तो हम F21 की बात कर रहे हैं। और देखिए एक बात, ये दोनों बराबर होगा। F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा किसके? तो मैग्नीट्यूड ऑफ, और नेगेटिव हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको पता होगा दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है ना, फोर्स सदिश राशि है ना, वेक्टर है ये, इसीलिए नेगेटिव इसके डायरेक्शन को बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। और देखिए इसको अगर हम बोल रहे हैं F, तो कूलम्ब के नियम से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस का। देखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। हम अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना 1 कूलम्ब का आवेश और यहाँ पे हम 2 कूलम्ब का आवेश दिए, तो अभी अगर हम बात करें फोर्स का तो कितना होगा? 2 और 1, 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। लेकिन हम बोले कि अब ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। देखिए तो इस फोर्स भी बढ़ गया ना, अब तो आपका कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। मतलब अगर आप चार्ज बढ़ाइएगा तो फोर्स बढ़ेगा और चार्ज घटाइएगा तो फोर्स घटेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक के बढ़ने से अगर दूसरा बढ़े या एक के घटने से अगर दूसरा घटे, तो इस तरह का जो संबंध होता है उसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और नहीं तो आप मेरा वीडियो देखिए, क्लियर होगा। ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हम क्या बोले थे कि ये जो F है, हम नहीं कूलम्ब चार्ज बोले थे कि दोनों के बीच के दूरी के
स्क्वायर के बराबर होगा। ये स्क्वायर लिखे थे कि नहीं? ये शायद डेफिनेशन में हम स्क्वायर डायरेक्टली नहीं, हमको पता है। हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरा जो पॉइंट लिखे थे, क्या लिखे थे कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, शायद देखिए तो वो जो डेफिनेशन हम पहले लिखवाए थे शायद उसका स्क्वायर उसमें नहीं डाले थे, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो सेकेंड पॉइंट एक बार करेक्ट आप कीजिएगा तो सेकेंड पॉइंट में हम ये लिखवाएं कि नहीं, स्क्वायर याद नहीं है हमको, कि एफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या देखिए तो फोर्स जो है, इसका मतलब क्या हो कि अगर आप ये दोनों के बीच का दूरी कम कीजिएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा ना, ये दोनों तो नजदीक आएगा तो फोर्स बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फोर्स घटेगा। तो मतलब एक के बढ़ने से अगर दूसरा चीज घटे और ये स्क्वायर में होगा, ये बात याद रखिएगा, ये जो होगा आपका स्क्वायर में होगा, ये आपको बढ़िया समझना है। फिर सवाल तो तुरंत तुरंत बनेगा ना, हम लोग अगले क्लास में जो है ना सवाल ही बनाएंगे, तो अभी पहले इसको समझिए। तो अब दोनों को मिला करके हम लोग लिख रहे हैं, ये सेकेंड पॉइंट आप करेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं हुआ हो तो देखिए, तो दोनों को अगर मिला के लिखे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के। नहीं, अब देखिए तो हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटा रहे हैं और यहां क्या लिखेंगे तो एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये हम लोगों का आ गया कूलम्ब का नियम कि एफ जो है ना वो K1 K2 बट्टा आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब K1 K2 क्या है, ये हम लोग जो है ना अभी देखते हैं कि ये जो अब ये K है क्या, ये K जो है ना ये मीडियम का कोई गुण है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में कि मीडियम का ये जो है ना, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज रखा हुआ कहां है, हवा में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, तेल में रखा हुआ है, तो उससे जो है ना ये फोर्स डिपेंड करेगा नहीं करेगा। आप देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप दो चुंबक लेकर के ऐसे सटाइए, ठीक ना, चार्ज तो चुंबक जैसा ही है ना, ये बेचारा खींच रहा है, दूर भेज रहा है, तो हम एक रफली समझा रहे हैं आपको कि ये चार्ज जो है ना चुंबक जैसा है। अब दो चुंबक को ऐसे करके कहिए, वो क्या करेगा, ज्यादा दूर से खींचेगा। हम बोल रहे हैं आप अपना कॉपी उठाइए, अब दोनों चुंबक के बीच में लगाइए, देखिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन घट जाएगा। इसका मतलब क्या हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी जो फोर्स है ना ये डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये भाई मीडियम पे डिपेंड करेगा और यही मीडियम के लिए हम लोग ये के लेकर के आए हैं। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ऐसा लिखना भाई, कोई प्रॉपर्टी है इसका बाद में जानेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इसको बहुत अच्छा से हम लोग जानेंगे, अभी आप इतना समझिए। तो भाई के क्या है, तो मीडियम की प्रॉपर्टी है, इतना बात आई समझ में। देखिए इसके अगर ये दोनों के बीच में हवा हो तो ये के जो है एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात के लिए, इस के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ये बराबर होता है 9 × 10⁹। अब इसका अगर आपको यूनिट निकालना है इसके का, क्या लिखिएगा, तो ये एफ आर के साथ गुना हो जाएगा और नीचे में क्यू स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, हम अगर इस के का यूनिट आपसे पूछें तो आप क्या कीजिएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटा कूलम और कूलम, तो कूलम का स्क्वायर नहीं तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात आई समझ में। अगर हम पूछे आपसे के बताइए तो के क्या लिखिएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटा चार्ज गुना चार्ज, तो चार्ज को हम लोग किस में अभी हम बताते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम, ये चार्ज का ऐसा ही मात्रक है क्यू स्क्वायर और ये चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ये हम आपको अभी बताने वाले हैं, इतना बात समझ, पहले आप ये समझिए, ये क्लियर है, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा, उस मीडियम के प्रॉपर्टी पे कि कैसा मीडियम है। अगर यहां हवा है, इसके बीच में क्या है, हवा है या एयर है, तो के का मान क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर।
पर कूलम स्क्वायर। इतना बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? अगर हम बोले कि भाई इसका ग्राफ आप खींचिए तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो क्या होगा, देखिए तो ऐसे करके जाएगा ना। हम बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, बोले ग्राफ अगर आपको दिक्कत आप पढ़िए जाकर के, ये ऐसे एफ आर, देखिए एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं भाई चार्ज का, कि ये चार्ज है क्या, ये चार्ज जो है ना है क्या। तो चार्ज जो है ना एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, ये शायद आप पढ़ के आएंगे कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो कैसा फिजिकल क्वांटिटी हम लिख रहे हैं कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। इतना बात आपको आ रही समझ में कि आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इस चार्ज का द SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो SI यूनिट है ना, कूलम्ब बेचारा जो ना, अभी कूलम्ब का नियम में हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो कूलम्ब के नाम पे इसको जो है ना बोल दिया क्या, इसका चार्ज का SI यूनिट क्या है? तो कूलम्ब है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? C से। इन्हीं के सम्मान में जो है ना, इन्हीं के सम्मान में जो है, इनका नाम जो है ना, चार्ज का SI यूनिट हम लोग क्या दे दिए? कूलम्ब दे दिए। किसके सम्मान में? बेचारा बहुत मेहनत किए कूलम्ब चाचा हम लोगों के, तो इनके सम्मान में जो है ना SI। देखिए इसका जो CGS यूनिट है ना, इसका जो CGS यूनिट, द यूनिट चार्ज का यूनिट जो है ना, CGS यूनिट में हम लोग किसको बोलते हैं? ESU। देखिए तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम्ब। ये किसमें? तो CGS यूनिट में। CGS सिस्टम में अगर हम पूछें आपसे कि CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट बताइए, तो वो ESU होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम्ब। ये बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम्ब CGS यूनिट में। बात क्लियर है? तो एक कूलम्ब बराबर, अगर हम पूछा भाई कि एक कूलम्ब बराबर कितना होगा, तो 3 × 10⁹ ESU लिखिए, नहीं तो इसको क्या लिखिएगा आप? स्टेट कूलम्ब। 3 × 10⁹ ESU। बात क्लियर है? इसका एक और यूनिट होता है कि इसका जो है ना मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए तो यहां लिखना, इसमें हम लोग बोलते हैं AB कूलम्ब। इसका जो है ना AB कूलम्ब और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये इसको हम बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको बोलते हैं हम लोग AB कूलम्ब। चार्ज का जो है ना ESU CGS सिस्टम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में ESU, और एक कूलम्ब के बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU स्टेट कूलम्ब। समझ रहे हैं ना? दूसरा EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या AB कूलम्ब। और जो है ना 1 कूलम्ब जो होता है, 1 कूलम्ब, ये फिर से बोल रहे हैं 1 कूलम्ब, ये किसके बराबर होता है? तो 1/10 AB कूलम्ब के, या इसको आप क्या बोल सकते हैं? तो 1/10 EMU। यही बात है ना, 1/10 EMU। इतना बात समझ में आ रही है आपको? इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखिए तो F बराबर मेरे पास क्या आ गया है, थोड़ा सा मिटाएं। देखिए F बराबर क्या, ये बात आपको क्लियर है? ये यूनिट वगैरह एकदम बढ़िया से याद रखिए बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? CGS सिस्टम में इसका यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में AB कूलम्ब होता है, या EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट AB कूलम्ब। इतना बात क्लियर है? यह थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए तो कि F बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं? F बराबर जो है, F बराबर आपका क्या आया है? तो K × Q1 Q2/R², ये ना हम बोल रहे हैं कि आप जो है ना Q1 बराबर Q2 बराबर लीजिए कितना? 1 कूलम्ब, ठीक है। और Q1 Q2 कितना लीजिए? 1 कूलम्ब के बराबर लीजिए। Q1 Q2 जो है वो 1 कूलम्ब, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R जो है ना, आप R बराबर लीजिए 1 मीटर।
तो देखिए क्या आएगा, तो F बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू 1/1, यही ना, 1 × 1/1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा K, मतलब क्या है, F जो है वो K के बराबर है, तो 9 × 10⁹ नहीं, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है ना, और पर कूलम स्क्वायर, ये तो कटेगा यहां से और इतना न्यूटन आ जाएगा F। मतलब क्या हुआ कि अगर आप उनको बोले कि भाई एक कूलम क्या है, एक कूलम का आप उनको डेफिनेशन दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा कि दूगो ऐसा चार्ज जिसको हम जो है ना 1 मीटर के दूरी पर रखें और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो दोनों चार्ज पर उपस्थित आवेश जो है ना वो 1 कूलम का होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हमको ये बताइए कि यहीं से डेफिनेशन अगर आपसे पूछे भाई 1 कूलम का बताओ, हम ये लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसको कि दूगो जो है ना आप चार्ज लीजिए और उसको जो है ना 1 मीटर के दूरी पर रखिए, यहां वो चार्ज लीजिए और यहां वो चार्ज लीजिए, इन दोनों के बीच में कितना दूरी रखिए, 1 मीटर, और अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हो, या तो एक बार में अट्रैक्शन होगा तो एक बार में रिपल्सन होगा, यही बात है ना, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ है न्यूटन, तो आप बोलिए कि इस पर 1 कूलम का आवेश है और इस पर भी 1 कूलम का आवेश है ना। बात क्लियर है आपको, आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा। हम लोग जो है ना अगले क्लास में और कूलम लॉ हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ क्या होता है। तो हम जो अभी ये कूलम्स लॉ का पार्ट 1 है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ का पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें हम सब चीज आपको और समझाएंगे डिटेल में, और फिर क्या करेंगे, सवाल करेंगे, IIT JEE का सवाल, नीट का सवाल, एक और NCERT का सवाल, ये हम बता करके सारा स्टार्ट करेंगे। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और पढ़ते रहिए। तब तक मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।